So hello everyone, in this video we are going to study about DNA replication. DNA replication पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे सेंट्रल डोग्मा को स्टडी करते हुए। सेंट्रल डोग्मा जो था वो ग्रीक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? सेंट्रल डोग्मा में बेसिकली हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनने को प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन एंड डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन। तो ये इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान डालेंगे कि हमारे जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स, सारे सेल्स के पास डीएनए है। ओके, और अब डीएनए है क्या ये समझिए कि बेसिकली जो जीन्स है वो क्या के बने हुए, डीएनए का। और डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए के जब टुकड़े करते हैं तो वही जीन्स बनते हैं और वही जीन्स हम बोलते हैं कि अच्छा कोई सुंदर दिख रहा है तो बोलते हैं कि अरे इस पे इसके मम्मी के जीन्स आए हैं, तो इसकी हाइट के जीन्स अच्छे होंगे, इसके कलर के जीन्स अच्छे होंगे। तो सारे क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए ही तो है। तो बस यही हमने देखा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो बस इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे सारे सेल्स के पास डीएनए है, तो ये तो आप बता सकते हो भी कि एक इंडिविजुअल के, जैसे हमारे पैनक्रियाज के पास कुछ सेल होंगे और हमारे स्किन के पास कुछ सेल है, तो क्या हमारे दोनों के सेल के डीएनए सेम होते हैं? तो ये अभी हम देखते हैं कि ये हम कैसे बताएंगे। ओके, लेट मी क्लियर इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे बॉडी के जो भी जर्म सेल्स हैं उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं हमारे बॉडी के इस सेल के। जैसे हमारे बॉडी के इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो हमारे जो जर्म सेल है उसके पास 23 होते हैं। ओके, तो जैसे कि ये हमारे पास एक एग सेल है, ओके, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और ये हमारे पास एक स्पर्म है, ओके, इसमें भी 23 क्रोमोसोम थे। ये दोनों मिल गए और फिर बन जाता है एक जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल्ड है। अब ये जाइगोट जो है यही मल्टीपल डिवीजन से एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनाता है। ओके, ठीक है। तो इस जाइगोट में होता क्या है, मियोसिस या माइटोसिस, क्योंकि हमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड ही रखना है। तो इस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन्स होते हैं। कौन से डिवीज़न? माइटोसिस, जिससे जाके एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो अब क्योंकि सारे में 46 वाले का ही रिपीटेड कर रहे हैं, तो हमारा मतलब 46 क्रोमोसोम सिंगल सेल जाइगोट के ही मल्टीपल डिवीजन से एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि जो जितने भी हमारे सेल्स हैं सबके डीएनए सेम होंगे। क्यों? अब हमारा ये, जैसे हमारा कोई हेयर सेल है वो केराटिन रिलीज़ करता है और हमारे पैनक्रियाज के सेल्स हैं वो कुछ पैनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं। तो फिर अगर इनका डीएनए सेम है तो दोनों के पास तो ये एंजाइम्स वर्क क्यों नहीं करते? तो इसका ये रीज़न है कि जो हमारे हेयर सेल्स के पास पैनक्रिएटिक एंजाइम्स वहाँ भी है लेकिन वो इनएक्टिव फेज़ में होते हैं, उसके डीएनए में भी है। और अगर कोई स्किन का है तो वहाँ पे भी है। और एक सेकेंड, और ये पैनक्रियाज है तो इसके पास भी केराटिन, इसके डीएनए के पास भी, इसके न्यूक्लियस में इसका डीएनए है, इसके पास भी वो, इसके डीएनए में भी केराटिन वाले सेल्स हैं लेकिन वो इनएक्टिव पे हैं, तो वो काम नहीं कर रहे। तो हियर वी कैन से डैट कि नोट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डीएनए। ओके, तो ये हमने बस कुछ बेसिक सी चीज़ें समझी। अब हम आगे आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। हमने इतना देखा कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये तीनों बनने के जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। दिया किसने था? दिया क्रिक ने था। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन,
बैक्टीरिया का और ह्यूमन का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इकोलाई में, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, उसके थ्रू देखेंगे हम चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि हमने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना के रखा है हमने। अब क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल डीएनए कंजर्व नहीं होता। सेमी कंजर्वेटिव को हम यहाँ पे समझते हैं, स्पेस लेके देखो। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग कि ये दो लोग हैं, मान लेते हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। जस्ट याद करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनका ब्रेकअप हो गया, ओके। तो ये जो ओल्ड वाला था बॉयफ्रेंड यहाँ है, गर्लफ्रेंड यहाँ है। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो ये हमेशा सिंगल रहेंगे, इनके ज़िंदगी में कोई और तो आएगा ही। तो ये न्यू डीएनए आ गया, न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, और इन दोनों ने मिलके खुद में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया, और इन दोनों ने मिलके एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया। अब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप हुई तो किसी तीसरे की वजह से तो हुई होगी, तो बस वो तीसरा क्या है, वो एंजाइम्स है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना समझ आ गया कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब यही है। जो इसका पहला था, ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप होने के बाद अलग हुआ, तब तो कोई आके मिला, तो इसका जो पहले से था उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसमें एक नई स्ट्रैंड आके जुड़ जाती है, तो ये डीएनए की दो डबल स्ट्रैंडेड एक नई कॉपी बन जाती है, और फर्दर डिवीजन लाइक दिस चलते रहता है। सो यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा डीएनए था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब क्या होता है कि इसको सबसे पहले अलग करना है, मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इनका ब्रेकअप करवाना है। ब्रेकअप करवाने के लिए किसी तीसरे को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा है वो है डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम। ये क्या करता है, ये आता है और इनके एक पार्टिकुलर, मतलब पहले कुछ कुछ पॉइंट बता के दरारें लाएंगे ना, फिर तो वो खुद अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आके कुछ पार्टिकुलर चीज़ों मतलब स्ट्रैंड के पार्टिकुलर प्लेस पे इनके स्ट्रैंड को तोड़ता है, और जहाँ पे तोड़ता है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। इस एंजाइम का नाम है डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम। ये आता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कोई पार्टिकुलर से जगह पे इसको अलग करता है, और उस जगह जहाँ से ये अलग करता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब बैक्टीरिया में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक होता है, और ह्यूमन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैनी होता है। अब ये जैसे अलग करता है, ये दोनों स्ट्रैंड ओरिजिनल अलग हो गए। अब ये आया, इनका ब्रेकअप करवा दिया, तो अब ये दोनों पूरी ज़िंदगी तो अकेले रहेंगे नहीं, तो इनके ज़िंदगी में भी कोई एक ये नया आ गया, और इनकी ज़िंदगी में भी कोई एक नया आ गया, और फर्दर ये मिलके एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। अब ये आया डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम, इसने इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकुलर स्पेस पे ही तोड़ पा रहा है, पूरे स्ट्रैंड को नहीं तोड़ रहा। तो फिर ये पार्टिकुलर जगह पे ये ओपन हो जाते हैं लाइक दिस, ठीक है, और फर्दर वैसे ही होते हैं। अब क्या होता है, एक एंजाइम जब डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम आया, इसको तोड़ा, क्योंकि डीएनए की स्ट्रैंड बहुत लंबी है, एक पार्टिकुलर जगह पे तोड़ता है, जहाँ तोड़ता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब तोड़ने के बाद क्या होता है कि इसको अलग, अब रेप्लिकेशन हमें स्टार्ट करना होगा फर्दर। तो पहले क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर को, ये जो बना, इसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, ठीक है। और अब एक एंजाइम आती है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि फर्दर
आगे डीएनए पॉलीमराइजेशन करवा के और आगे हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन को कंप्लीट कराएगी। तो फिर हमारे बुक में मोस्टली ये रेप्लिकेशन बबल को भी आधा कट करके दिया होता है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। अब जो एंजाइम मेन है इसमें, जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें मेन में अब इसके कुछ फंक्शंस मतलब कैरेक्टर देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है, किस तरीके से एंजाइम काम करता है। तो ये है कि इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंजाइम बोला जाता है। हाईली इफेक्टिव एंजाइम, क्यों? क्योंकि ये 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर को सिर्फ 18 मिनट में कॉपी करके एक न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए बना देता है। मतलब स्पीड देखो आप इसकी तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड्स है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसके कुछ नखरे भी है, क्योंकि ये अच्छा काम करता है तो ये थोड़े नखरे दिखाता है कि मुझे ये कंडीशंस दोगे तो इसके कंडीशन क्या है कि इट वर्क्स ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड। इसलिए यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है, तो हमने जैसे इस डीएनए को, इसके स्ट्रैंड को इस एंजाइम की मदद से अलग करा था। अब क्योंकि अलग करने के बाद ये आपस में फिर से मतलब ठीक है इनका ब्रेकअप हो गया, बट कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है, कहीं ना कहीं मौका मिलने पे ये दोनों की वापस से रीयूनियन तो हो सकती है। और जो जिस एंजाइम को अपन ला रहे हैं काम करने के लिए, वो बोलता है कि मुझे ये सिंगल मिलेगा तभी मैं इसके आगे की पॉलीमराइजेशन को करवाऊंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है SSB, जिसको हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे कि हमने पार्टिकुलर जगह पे डीएनए के स्ट्रैंड को खोल के रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया कि रेप्लिकेशन आगे चले, तो इन दोनों को वापस से बाउंड होने से मिलाता है। वापस से बाउंड होने से मिलाता नहीं, बचाता है। मतलब इनको अलग अलग रखने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है कि इट रीड्स द स्ट्रैंड ओनली इन 3' to 5' और पॉलीमराइज करता है 5' to 3' डायरेक्शन। ये अभी हम देखेंगे। और इसके पास एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है जो कि 3' to 5' ये शो करता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। ओके, तो आइए अभी हम समझते हैं। सो अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस देखते हैं कि होता कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं इसको। रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बना था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीएनए एंजाइम से कट करके कुछ पार्टिकुलर जगह पे, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते थे, फिर हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अब हमारे पास एंजाइम आता है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या बोलता है कि इसका काम क्या है? पॉलीमराइजेशन करवाना। किसका पॉलीमराइजेशन करवाना? डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाना। ठीक है, तो ये हमारा मदद करेगा। अब हमारे पास क्या था? एक हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड इधर बना था। ठीक है, अब हमारे इस पे कुछ बेस पेयर्स लगे हुए थे होंगे, ये ऑब्वियस है, डीएनए है तो वो बना लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं एडेनिन, थाइमीन, गुआनीन, साइटोसिन, गुआनीन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन। अब ये पॉलीमराइजेशन जो करने आता है डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या बोलता है कि मेरे कुछ कंडीशन है, मैं पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा कैसे? हमेशा मैं करवाऊंगा 5' to 3'। तो मान लेते हैं ये डीएनए का ये 5' है और ये 3' है, तो ये इसका 3' होगा और ये 5' होगा। तो ये बोलता है कि मैं पहले तो जो पॉलीमराइजेशन है वो 5' to 3' करवाऊंगा, और दूसरा कि मुझे स्टार्टिंग में तुम्हें एक डबल स्ट्रैंडेड कुछ मटेरियल देना होगा, मैं तभी करवा पाऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है, उसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज आता है और शुरू में प्राइमर प्रोवाइड करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, जिससे कि डीएनए जो है, डीएनए पॉलीमरेज वो अपना काम कर सके।
तो वो शुरू में आरएनए प्राइमर बनाएगा, और अब बोलेगा डीएनए डिपेंडेंट कि हाँ अब मैं शुरू कर सकता हूँ काम, अब मैं पॉलीमराइजेशन करवा दूंगा। कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन तक करवाऊंगा, तो मैं 3 प्राइम से 5 प्राइम तुम्हारा पॉलीमराइजेशन करवा दूंगा। तो हमारा जो प्राइमेज एंजाइम था वो आ गया, उसने काम कर दिया कि चलो ठीक है मैंने प्राइमर बना के तुम्हें दे दिया, अब तुम आगे का काम संभालो। फिर हमारे पास ये आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज, कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ। तो ये सिंपल जो है कोडिंग करनी शुरू करता है, एंड सो ऑन। तो ये आगे इसी तरीके से बनाना शुरू कर देता है और हमारा जो डीएनए है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनना शुरू हो जाता है। अब इस स्ट्रैंड पे आते हैं। अब हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो अब हमें इन दोनों के बीच में इसको कोडिंग करनी है, मतलब कोड करेगा कि बेस पेयर्स को कैसे और आगे पॉलीमराइजेशन कैसे करवाना है। तो हम देखेंगे कि ये काम हमेशा किस डायरेक्शन में करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ इसका 5 प्राइम है, मतलब इधर से तो ये नहीं शुरू करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखो अब ये जो हमारा पोजीशन हम देखते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम, ये रिलेटिव टर्म है। तो अगर इस डीएनए के लिए देखेंगे, तो इस जगह के लिए देखेंगे, तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो ये इसका हो जाएगा हमारा 3 प्राइम। तो अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि हाँ भाई मैं 5 प्राइम यहाँ से बनाना शुरू करूँगा। इसमें भी सेम केस होगा, हमारा आरएनए पहले प्राइमर बना के देगा ये प्राइमेज, और फिर ये हमारा कोडिंग स्टार्ट करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, अगर ये इसका 3 प्राइम है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये थोड़ा सा और खुलेगा, ठीक है। अब फिर इसके थोड़े से पार्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ी है ना डीएनए की स्ट्रैंड, तो फिर थोड़ी सी पार्ट खुली, फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर रेप्लिकेशन फॉर्क बना। अब ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड था, 5 प्राइम का, ये 3 प्राइम का, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। एक बार तो हमने ये बना रखा था, पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये था, इधर हमारी मस्त चल रही थी स्ट्रैंड, ये हमारा 5 प्राइम था, 3 प्राइम से ये बना रहा था, और ये हमारा 3 प्राइम था, ओके। और इधर भी हमारी मस्त कोडिंग चल रही थी, बना लेते हैं अपन, ATGCCGATTA, TAGGCUAAU प्राइमर, और इधर मस्त। अब देखो जो डीएनए पॉलीमरेज उसको करना क्या है, ये हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमेशा क्या करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको क्या करना है अपना वर्ड करेगा। तो इसकी अगर स्ट्रैंड की 3 प्राइम है तो इसकी यहाँ पे 5 प्राइम होगी, तो ये मस्त 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में अपना कोडिंग करते जाएगा और पॉलीमराइजेशन कर रहा है। अब यहाँ पे ये 3, हाँ तो अब हम इस वाले स्ट्रैंड में देख रहे थे। तो इस वाले स्ट्रैंड के लिए मैंने बताया था कि जो 5 प्राइम और 3 प्राइम, जो मैंने बताया कि जो 5 प्राइम और 3 प्राइम पोजीशन है वो रिलेटिव है। तो अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है पॉलीमराइजेशन करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट 3 प्राइम से नज़दीक है, तो इस पॉइंट को हम 3 प्राइम कहेंगे, और इसके में देखें तो ये पॉइंट अब हमारा क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 5 प्राइम। तो अब सेम फॉलो यहाँ पे होगा, क्या होगा कि फिर प्राइमर जो है वो यहाँ बनेगा 3 प्राइम पे। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन वो रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो वो इधर से इधर रीडिंग करेगा, मतलब यहाँ पे एक प्राइमर बना और फिर इसने शुरू कर दी अपनी पॉलीमराइजेशन। फिर फर्दर स्टेप में फिर डीएनए खुलेगा और ये चेंज चलता रहेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि पहले जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को ओपनिंग करा था हमने, वहाँ पे हमारा एंजाइम जो आया था काम में, डेट वॉज डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम। बट अब जो फर्दर हमारे स्ट्रैंड की ओपनिंग हो रही है, तो इनके ओपनिंग में एक एंजाइम कटर की तरह काम करता है जिसका नाम है हेलिकेज, जो कि हमारे स्ट्रैंड की फर्दर ओपनिंग है, और इसी तरह हमारा स्ट्रैंड ओपन होते रहेगा और हमारे पॉलीमराइजेशन होके नए डीएनए मिल जाएंगे। अब एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे हमने देखा
कि ये कंटिन्यूअस होते जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं तो इनको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये सारे जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइगेज। वो फ्रेगमेंट्स को ऐड करता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये चीज़ है कि एडेनिन को हमने थाइमीन से क्यों नहीं करा, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे हमने प्राइमर बनाया है। प्राइमर क्या, आरएनए, तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा हो ये देख के तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता। एक एंजाइम के यहाँ पे और यूज़ है, वो भी अभी हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे हमने आरएनए के प्राइमर्स बनाए हैं मतलब कि जो हमने यहाँ पे आरएनए के प्राइमर बना रखे थे जो भी थे, इसको रिमूव करेगा और हटा के, और हमारे डीएनए के सारे बेसिस को, जैसे एडेनिन की जगह हमने यूरेसिल लगाया था तो ये यूरेसिल को हटा देगा, ये क्या थाइमीन लगाएगा, और फिर एक कंटिन्यूअस हमारा डीएनए के स्ट्रैंड को बना देगा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। देखो, सबसे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन में सेंट्रल डोग्मा को रिवाइज करा। सेंट्रल डोग्मा ग्रीक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा क्या था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर हमने देखा कि जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में सबके पास सेम डीएनए होते हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो जाइगोट एक सिंगल सेल से माइटोटिक डिवीज़न करके बने हैं। फिर हमने देखा कि करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनका ब्रेकअप करवा देना है, उनको सिंगल बना देंगे, उनके ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक इसका डीएनए का पेरेंटल टेम्पलेट रहता है और बाकी नया आता है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। अब हमने देखा था कि सबसे पहले एक डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम आता है जो कि एक पार्टिकुलर जगह को कट करता है स्ट्रैंड के, और उस जगह को अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में ये 1 होता है और ह्यूमन में मैनी होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक पार्टिकुलर स्टेट पे ये खुला, उसको हम लोग रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, और फिर फर्दर जो मोस्टली बुक में दिए रहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जब इसके आधे पार्ट को जहाँ पे सिर्फ काम करना है वो देखेंगे। अब देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, इसके कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के थ्रू ये काम करता है। अब हमने जो स्ट्रैंड को अलग कर दिया तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये वापस जुड़ ना जाए, इसके लिए हम एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को यूज़ करते हैं। अब फर्दर देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें जो स्ट्रैंड खुल गया, अब हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसको आप मेंशन कर सकते हो वैसे चाहो तो। ये बोलता है कि पहले मुझे कुछ डबल स्ट्रैंड का बना के दो तो ही मैं आगे काम करूँगा। तो इसके लिए हम प्राइमर बनाते हैं प्राइमेज एंजाइम की मदद से, और फिर ये आगे काम करता है। ये काम करता है 5' to 3' के डायरेक्शन में बेसेस ऐड करता है।
फिर उसके बाद सेम दूसरे स्टैंड पे भी होता है। दूसरे स्टैंड पे कुछ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं जिनको हम लाइगेज एंजाइम की मदद से ऐड करते हैं। लास्ट में हमारे पास एक एंजाइम आता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 है, जो कि सारे आरएनए प्राइमर को हटा के डीएनए बेसिस लगाता है और रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपको कोई इशू है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में लिख के।